हेलो एवरीवन, दिस इज रोली पांडे। आज की क्लास में हमको टाइप्स ऑफ लीडरशिप पढ़ना है। टाइप्स ऑफ लीडरशिप में जो आपका सिलेबस है उसमें 3 तरीके की लीडरशिप के जो प्रकार हैं वो बताए गए हैं, नेतृत्व के प्रकार बताए गए हैं। लेकिन मैं यहाँ पे आपको 4 प्रकार के जो नेतृत्व हैं, 4 टाइप्स ऑफ लीडरशिप है वो करवाऊंगी, क्योंकि आपका 3 टाइप का दिया हुआ है, पर इन केस आपका एक और है वो जो कि इंपॉर्टेंट है। तो अगर उसमें से क्वेश्चंस अगर आपके पूछ लिए गए तो फिर आप उसको आसानी से कर पाओ। तो सबसे पहले है ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप, परिवर्तनात्मक नेतृत्व। क्या होता है? एक ऐसी लीडरशिप है, ये लीडरशिप की एक ऐसी अप्रोच है जहां पर जो लीडर होता है, नेतृत्व करता होता है, वो टीम के साथ मिलकर के काम करता है। टीम के साथ मिलकर के किस चीज में काम करेगा? पहली चीज, इस चीज को आइडेंटिफाई करेगा कि कहां पर बदलाव की जरूरत है, जहां पर उसको लगेगा कि हाँ यहां पर चेंज की जरूरत है, इंप्रूवमेंट की जरूरत है, बदलाव की जरूरत है, उस चीज के लिए वो एक विजन क्रिएट करेगा। विजन मतलब एक दृष्टिकोण बनाएगा कि किन किन तरीकों से क्या चीज करके इस चेंज को, या फिर यहां पर जहां पर जो जिस तरीके का इंप्रूवमेंट की जरूरत है वो इंप्रूवमेंट हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले चेंज आइडेंटिफाई कर रहा है, उसके बाद विजन क्रिएट कर रहा है कि किस तरीके से वो चेंज लाया जा सकता है, फिर एग्जीक्यूट करेगा उस जो भी उसने विजन तैयार किया है उस विजन को एग्जीक्यूट करेगा, चेंज को, बदलाव को लाने के लिए किस चीज के साथ? इंस्पिरेशन के साथ और कमिटमेंट के साथ। मतलब जो ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप होती है वो एक अप्रोच, लीडरशिप की एक ऐसी अप्रोच होती है जहां पर जो लीडर है वो टीम के साथ मिलकर के काम करता है, चेंज आइडेंटिफाई करने में, जहां पर बदलाव की जरूरत है वो आइडेंटिफाई करने में, दृष्टिकोण निर्माण करने में, उसके बाद उस दृष्टिकोण को अप्लाई करके चेंज एग्जीक्यूट करने में, और साथ ही साथ वो क्या करता है? टीम के मेंबर्स को इंस्पिरेशन और कमिटमेंट के साथ एंगेज रखने का काम करता है। तो ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप अगर आप वन वर्ड में समझें तो बदलाव लाने के लिए कहीं भी मोटिवेशन वगैरह के थ्रू, इंस्पिरेशन के थ्रू जब कहीं पर बदलाव लाया जाता है और उसकी इंस्टीट्यूशन की हो, उसकी ग्रोथ की जाती है, तो इसी को ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप कहते हैं। मतलब जो परिवर्तनात्मक नेतृत्व तो होता है वो एक ऐसी नेतृत्व की शैली होती है जिसमें जो नेतृत्व करता होता है वो अपनी टीम के साथ मिलकर के सबसे पहले पहचान करता है परिवर्तन की, कहां परिवर्तन की जरूरत है, फिर उस परिवर्तन के लिए एक दृष्टिकोण बनाता है, क्रिएट करता है, उसके बाद प्रेरणा और प्रतिबद्धता के साथ जो भी टीम मेंबर्स हैं उन सबको इंस्पायर वगैरह करके, प्रेरणा करके और क्या नाम है, कमिटमेंट के साथ उस चीज को लागू करता है। ठीक है, जो उद्देश्य होता है ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप में, वो उद्देश्य है कि जो ट्रांसफॉर्मिंग है, जो हम ये बदलाव कर रहे हैं, वो बदलाव केवल सिस्टम तक नहीं है, केवल सिस्टम में बदलाव लाने के लिए नहीं किया जाता है, बल्कि हर एक व्यक्ति का जो माइंडसेट है उसमें भी बदलाव आए, और जो हर एक मेंबर है उनकी परफॉर्मेंस जो है उस परफॉर्मेंस में भी बदलाव आए। मतलब कि जो उनका प्रदर्शन है, सबसे पहले माइंडसेट चेंज करने का मतलब क्या हुआ? किसी का माइंडसेट अगर हम चेंज कर देंगे तो माइंडसेट चेंज करने का मतलब है कि जो उसकी पहले की थिंकिंग थी इस चीज को लेकर के कि यहाँ पे किस तरीके का इंप्रूवमेंट की जरूरत है, क्यों ही इंप्रूवमेंट की जरूरत है, जो जैसे ट्रेडिशनली चल रहा है उसको चलने दो, तो इस माइंडसेट को चेंज करता है कि टाइम के साथ कंटिन्यूअसली बदलाव और डेवलपमेंट करते रहना चाहिए, इनोवेटिव तरीके से, इंक्लूसिव तरीके से, या फिर नवाचार वगैरह के थ्रू। और जो परफॉर्मेंस है, बहुत टीचर्स हैं जो पढ़ाने में इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं, या फिर जो ऑडियो विजुअल एड्स हैं या फिर टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स हैं उनका यूज नहीं करना चाहते हैं, तो उनका परफॉर्मेंस बेटर हो इस वजह से किन किन तरीके से वो करें, उसके लिए वो टीम मेंबर्स को मोटिवेट करते हैं। तो सिंपल सी चीज है कि जो ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप होती है उसका उद्देश्य सिर्फ सिस्टम में बदलाव करना नहीं होता है, सिस्टम ट्रांसफॉर्म करना नहीं होता है, बल्कि हर एक व्यक्ति का जो माइंडसेट है और उनकी जो परफॉर्मेंस है उसको भी बदलाव करके उनको डेवलप करने का उद्देश्य होता है। ठीक है, जो ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप है वो आज का जैसा एजुकेशनल इन्वायरमेंट चल रहा है उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आज का एजुकेशनल इन्वायरमेंट कैसा चल रहा है? ऐसा चल रहा है जहां पर लगातार बदलाव की बात की जाती है, इनोवेशन की बात की जाती है, इंक्लूसिवनेस की बात की जाती है। मतलब कि आज का जो वातावरण है, शिक्षा का जो शैक्षिक परिदृश्य है, वहां पर सतत परिवर्तन की बात की जाती है, नवाचार की बात की जाती है, समावेशिता को सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। तो इन सब चीजों के लिए जो ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है,
अब यहाँ पे एजुकेशनल एनवायरनमेंट ऐसा है, ये पता कैसे चल रहा है, आप एनसीएफ 2005 उठा करके पढ़ो, उसमें भी इसी तरीके की बातें की गई है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी देखो, उसमें भी नवाचार, इंक्लूसिवनेस, लगातार बदलाव और ग्रोथ, डेवलपमेंट, इन सब की बात की गई है। बच्चों का माइंड और बच्चों की इंटेलिजेंस के हिसाब से क्या कितना सिलेबस होना चाहिए, करिकुलम होना चाहिए, इन सब चीज की बात की गई है। मतलब कि सबको इंक्लूड किया गया है। जो कम इंटेलिजेंस और ज्यादा इंटेलिजेंस वाला बच्चा हो, किसी डिसेबिलिटी वाला बच्चा हो, किसी भी तरीके की मेंटल हेल्थ वगैरह, सब चीज को ध्यान में रखते हुए जो आपका ये एनसीएफ 2005 है, एनईपी 2020 है और आरटीई एक्ट वगैरह, ये सारी चीजें इन्हीं सब चीजों के ऊपर बात करते हैं। जैसे कि जो लगातार डेवलपमेंट की बात की जाती है, तो आरटीई एक्ट क्यों आया, क्योंकि समय के साथ जो बदलाव की जरूरत थी वो सारे बदलाव लाए गए। तो इन सब चीजों के लिए ये सारा जो एजुकेशनल एनवायरनमेंट आज के टाइम में चल रहा है, जो शैक्षिक परिदृश्य आज के टाइम में चल रहा है, उस चीज में सबसे बड़ा रोल क्या करता है, ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप ही प्ले करती है। क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप के थ्रू जहां पर लगातार बदलाव चाहिए वो लाया जा सकता है, क्योंकि जो लीडर है वो मोटिवेट करेगा, इंस्पायर करेगा, जहां पर बदलाव की जरूरत है उसको आइडेंटिफाई करेगा, एग्जीक्यूट करेगा अपने विजन को। तो इन सब चीजों के थ्रू ही कहीं पर ट्रांसफॉर्मेशनल या फिर कहीं पर ट्रांसफॉर्मेशन बदलाव लाया जा सकता है। तो सबसे बड़ा रोल किसका हुआ, ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप का हुआ। ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशनल स्कूल लीडर क्या करता है, विजन शेप करता है। विजन शेप करने का मतलब क्या हुआ, दृष्टिकोण का निर्माण करता है कि क्या दृष्टिकोण के द्वारा, किस दृष्टिकोण के द्वारा इस तरीके का इंप्रूवमेंट, इस तरीके का बदलाव जो है वो यहाँ पे लाया जा सकता है। पूरी टीम को एकजुट करने का काम करता है, अलाइंस द टीम एंड लीड्स चेंज एथिकली एंड इफेक्टिवली। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है कि जब भी आप एज अ लीडर काम कर रहे हो तो आपके अंदर नैतिक जो मतलब नैतिक चीजें हैं वो भी होनी चाहिए, नैतिकता भी होनी चाहिए, एथिकल भी आप होने चाहिए। क्योंकि अगर आप एथिकल हैं तभी हर एक टीम मेंबर को साथ में लेकर के एकजुटता के साथ आप किसी भी चीज का काम कर पाओगे, किसी भी उद्देश्य के लिए काम कर पाओगे। इस वजह से जो लीडर है वो क्या करता है, एथिकल और इफेक्टिव दोनों ही तरीके से बदलाव लाने का प्रयास करता है। ठीक है। हिंदी में देख लीजिए, आज की जो शैक्षिक परिदृश्य है वहां पर सतत परिवर्तन की जरूरत है, नवाचार की जरूरत है, समावेशता की जरूरत है। तो ये सारी चीजें महत्वपूर्ण है और इन सब चीजों को लाने के लिए परिवर्तनात्मक नेतृत्व जो है वो बहुत ज्यादा आवश्यक है। जो एक परिवर्तनात्मक विद्यालय होता है वहां का जो नेता है, परिवर्तन ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप जो कर रहा है, वो क्या करता है, दृष्टिकोण का निर्माण करेगा, टीम को एकजुट करेगा और नैतिक और प्रभावी ढंग से परिवर्तन करने का प्रयास करेगा। किसके द्वारा, नेतृत्व करके। ठीक है। की फीचर्स, मुख्य विशेषताएं क्या होती है ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप की। सबसे पहले जो टीम के मेंबर्स होते हैं उनको इंस्पायर करता है, उनको मोटिवेट करने का काम करता है। तो ये आपके कीवर्ड्स है ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप में। एक चीज आप ध्यान में रखिएगा कि एक वो दृष्टिकोण होगा, उसका एक विजन के साथ काम करेगा, जहां पर बदलाव की जरूरत है उस चीज को आइडेंटिफाई करेगा और जो टीम मेंबर्स हैं उनको इंस्पायर करेगा और मोटिवेट करेगा। ये सब कुछ की टर्म्स है जिनको आप ध्यान रखिएगा। उसका जो मेन ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर का जो मेन रोल होता है वो लॉन्ग टर्म विजन पर होता है। मतलब जो उसका फोकस होता है वो लॉन्ग टर्म विजन के लिए होता है, दीर्घकालिक दृष्टिकोण पर केंद्रित होता है। मतलब कि जो बदलाव है वो ये नहीं कि 2 महीने या 3 महीने के लिए हो, ऐसा हो कि जब तक बच्चे स्कूल में पढ़ाई करें या फिर एजुकेशन सिस्टम जब तक चल रहा है तब तक उस चीज का यूज हो और बच्चे का डेवलपमेंट हो, बच्चे की जो ओवरऑल डेवलपमेंट है वो हो पाए। क्रिएटिविटी और इनोवेशन, जब कहीं भी बदलाव लाना है, कहीं पर बदलाव की जरूरत है, किसी दृष्टिकोण के साथ काम किया जा रहा है, तो उसके लिए क्या होगा, क्रिएटिविटी तो इन्वॉल्व करनी पड़ेगी। बदलाव का मतलब ही वो हुआ कि वहां पे कुछ इनोवेटिव किया जा रहा है, नवाचार को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो मतलब जो ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप होती है वो रचनात्मकता और नवाचार को बढ़ावा देती है। जो सारे टीम मेंबर्स होते हैं उन सब मेंबर्स के बीच में विश्वास और अच्छे संबंध को बनाए रखने में हेल्प करती है। जितने भी बाकी के लोग हैं, बाकी के टीम मेंबर हैं, वो सब भी लीडरशिप अपने अंदर डेवलप करते हैं अगर ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप कहीं पर अप्लाई की जा रही है तो। क्योंकि जो लीडर है वो ट्रांसफॉर्मेशन पर ध्यान दे रहा है तो वो हर एक मेंबर के भी तो ट्रांसफॉर्मेशन पर ध्यान देगा ना, तो उनके अंदर भी लीडरशिप की जो एबिलिटी है उसको डेवलप करेगा। जो एथिक्स और गोल्स होते हैं उन सबका वैल्यू करता है, मतलब उन सबको महत्व देता है। तो ये हो गए मुख्य विशेषताएं ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप की। 4 कंपोनेंट्स होते हैं परिवर्तनात्मक नेतृत्व के।
चार घटक होते हैं, इसको आप 4 आईज भी कह सकते हो। सबसे पहला होता है आइडियलाइज्ड इन्फ्लुएंस, मतलब कि आदर्श प्रभाव। नेता को, जो लीडर है, वो खुद इस तरीके से होना चाहिए कि वो बाकी लोगों के लिए उदाहरण बने, मतलब कि उसका काम, उसकी चीजें, उसके एक्शंस इस तरीके के होने चाहिए कि जो बाकी के लोग हैं वो उससे इन्फ्लुएंस हो और इन्फ्लुएंस होकर के उसको अपना आदर्श माने या फिर उसको अपना आइडियल बनाए। ठीक है, तो जो आइडियलाइज्ड इन्फ्लुएंस है वो होना चाहिए, वो एक कंपोनेंट है ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप की। दूसरा है इंस्पिरेशनल मोटिवेशन, मतलब कि जो वो प्रेरणा दे वो प्रेरणात्मक होनी चाहिए, दूसरों को बड़े लक्ष्यों के लिए प्रेरित करे। इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन, बौद्धिक उत्तेजना, मतलब कि नए विचार और सोच को प्रोत्साहित करता है, बाकी लोगों को इन्वॉल्व करता है इस तरीके से जिससे कि वो इंटेलेक्चुअली स्टिमुलेट करे। यहाँ पे इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन का मतलब आप ये समझ लीजिए, आपको फर्स्ट स्लाइड में बताया था ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप की, कि वहां पर जो नेतृत्व करता होता है, जो लीडर होता है, वो इस चीज पर भी ध्यान देता है कि जो हर एक व्यक्ति का माइंडसेट है वो चेंज हो और हर एक व्यक्ति का जो परफॉर्मेंस है वो चेंज हो। तो माइंडसेट और परफॉर्मेंस चेंज तभी होगी अगर वो इंटेलेक्चुअली स्टिमुलेट करेगा हर एक व्यक्ति को, अगर बौद्धिक रूप से उत्तेजित करेगा लीडर बाकी सारे मेंबर्स को, तभी इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन हर एक व्यक्ति में आ सकता है और इससे होगा क्या, नए विचार और सोच को प्रोत्साहन मिलेगी। ठीक है, फोर्थ आई है इंडिविजुअलाइज्ड कंसीडरेशन, व्यक्तिगत ध्यान, मतलब कि हर एक व्यक्ति की जो आवश्यकता है, जब किसी विजन पर काम किया जा रहा है, जब किसी दृष्टिकोण पर काम किया जा रहा है, कोई बदलाव लाने की कोशिश की जा रही है, तो वहां पर चाहे टीचर हो, चाहे स्टूडेंट हो, चाहे प्रिंसिपल हो, हर एक व्यक्ति की आवश्यकता को ध्यान में रख करके ही वो मार्गदर्शन करेगा। तो इस तरीके से चार कंपोनेंट, चार घटक होते हैं परिवर्तनात्मक नेतृत्व के। पहला है आपका, यहीं पर याद कर लीजिए, आइडियलाइज्ड इन्फ्लुएंस, आप इसको आई भी कह सकते हो। पहला है आई, दूसरा है IM इंस्पिरेशनल मोटिवेशन, तीसरा है IS इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन और चौथा है इंडिविजुअलाइज्ड कंसीडरेशन, मतलब कि IC। नेक्स्ट है आपका फायदा क्या होगा, लाभ क्या होते हैं ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप की। सबसे पहले लोगों में मोटिवेशन और मोरल, ये दोनों हमेशा जब भी जरूरत होगी वो इंक्रीज करने के लिए लीडर प्रेजेंट रहेगा। टीचिंग लर्निंग में जो शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया होती है उसमें नवाचार को बढ़ावा मिलेगा। नवाचार को बढ़ावा मिलने का मतलब क्या है, जैसे कि ICT वगैरह का यूज करो, ऑडियो विजुअल एड्स की जो रेट है उनको बढ़ाओ, उनकी क्वांटिटीज को बढ़ाओ, तो इस तरीके से और ज्यादा इनोवेटिव करो जिससे कि टीचिंग लर्निंग बच्चों के लिए इंटरेस्टिंग हो सके। मतलब कि टीचिंग लर्निंग में इनोवेशन को इंक्लूड करके इनोवेशन को, नवाचार को बढ़ावा देता है। इनहैंसेस स्कूल इफेक्टिवनेस एंड कल्चर, मतलब कि विद्यालय की जो प्रभावशीलता है और संस्कृति है उसको सशक्त बनाने का काम करता है, इनहैंस करने का काम करता है। फ्यूचर लीडर्स डेवलप करता है, क्योंकि अगर हर एक व्यक्ति के माइंडसेट में बदलाव किया जा रहा है, इंटेलेक्चुअली स्टिमुलेट किया जा रहा है, उनको बौद्धिक उत्तेजना उनको दी जा रही है जिससे कि उनके नए सोच, नए विचार आए, तो इससे क्या होगा, फ्यूचर लीडर्स अपने आप ही डेवलप होंगे, भविष्य के नेताओं का निर्माण होगा। बिल्ड ट्रस्ट, कमिटमेंट एंड शेयर्ड वैल्यूज, मतलब कि जो परिवर्तनात्मक नेतृत्व होता है वो विश्वास, प्रतिबद्धता और कॉमन वैल्यूज को विकसित करता है, डेवलप करता है, ये बेनिफिट्स होते हैं। ठीक है, अगर एग्जाम्पल के थ्रू देखें कि एक जो ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर है वो स्कूल में किस तरीके से काम करेगा, तो यहाँ पे हम प्रिंसिपल का एग्जाम्पल ले लेते हैं, प्रधानाचार्य का एग्जाम्पल लेते हैं कि वो प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग अप्रोच को लॉन्च करेगा। जो टीचर्स हैं उनको वर्कशॉप्स लेने के लिए एनकरेज करेगा, प्रोत्साहित करेगा, क्योंकि वर्कशॉप्स में सिखाया जाता है कि आप और कितने अच्छे तरीके से टीचिंग लर्निंग की प्रोसेस को क्रिएटिव, इनोवेटिव और इंटरेस्टिंग बना सकते हो। तो इस वजह से प्रिंसिपल क्या करेगा, जो टीचर्स होंगे उनको एनकरेज करेगा, मोटिवेट करेगा वर्कशॉप्स लेने के लिए। स्टूडेंट्स लीडर को ट्रेन करेगा, स्टूडेंट्स को इस तरीके से ट्रेनिंग करेगा कि लीडर बच्चे बने, जो स्टूडेंट है उस स्टूडेंट्स में एक ऐसा लीडर बने जो कि अपने पीयर्स की मेंटोरशिप करे, उनको कम्युनिटी पार्टनरशिप, जो रियल लाइफ लर्निंग होती है, तो रियल लाइफ लर्निंग के लिए जो कम्युनिटी का पार्टनरशिप होता है, कम्युनिटी का इन्वॉल्वमेंट होता है स्कूल्स में, उसको करवाएगा। तो ये प्रिंसिपल के कुछ ऐसे काम है जिसके थ्रू पता चलता है कि जो प्रिंसिपल है वो ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर है। ठीक है, हिंदी में देखें, प्रोजेक्ट आधारित जो अधिगम होते हैं उनको प्रारंभ करेगा, शिक्षकों को प्रशिक्षण लेने के लिए प्रेरित करेगा, जो छात्र नेता होंगे उनको सहपाठी छात्र के मार्गदर्शन के लिए प्रिपेयर करेगा या फिर उनको मोटिवेट करेगा कि आपके जो सहपाठी छात्र हैं उनका आप मार्गदर्शन करो,
जो छात्र नेता है उनको कहेगा, और जो कम्युनिटी की इन्वॉल्वमेंट है, पार्टनरशिप है, उनको जोड़ेगा कि जो अलग अलग कम्युनिटीज हैं, अगर वो स्कूल से रिलेटेड, आपको कम्युनिटी के बारे में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है, कई सारे वीडियोस में बता दिया है, तो सामुदायिक जो भागीदारी होती है, अलग अलग कम्युनिटी के लोग हैं, अगर उनकी पार्टनरशिप को इंक्लूड करेगा तो बच्चे क्या करेंगे, रियल लाइफ लर्निंग कर पाएंगे, मतलब कि जीवन से जुड़े अनुभव वो खुद से ले पाएंगे, उनको जीवन से जुड़े जो रियल लाइफ लर्निंग है वो मिल पाएगी एक्सपीरियंसेस के थ्रू। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा पार्टिसिपेटिव लीडरशिप, भागीदारी आधारित नेतृत्व। पार्टिसिपेटिव लीडरशिप क्या होती है, एक ऐसी स्टाइल होती है लीडरशिप की जिसमें कि जो लीडर होता है वो टीम मेंबर्स को, जितने भी उसके मेंबर्स हैं टीम के, मतलब कि आप समझ लो प्रिंसिपल हैं, स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स हैं, जो टीम मेंबर्स होते हैं उन सबको डिसीजन मेकिंग के लिए इन्वॉल्व करेगा। कोई भी निर्णय कहीं पे लेना है तो उस निर्णय को लेने में वो हर एक टीम मेंबर को इन्वॉल्व करेगा। तो ये होता है पार्टिसिपेटिव लीडरशिप, मतलब कि बाकी के जो मेंबर्स होते हैं उनको भी पार्टिसिपेट किया जाता है ड्यूरिंग डिसीजन मेकिंग, कहीं पे अगर निर्णय लेना है तो उसके लिए। जो पार्टिसिपेटिव लीडरशिप होती है उसको डेमोक्रेटिक लीडरशिप भी कहा जाता है, डेमोक्रेटिक लीडरशिप भी कहा जाता है। ठीक है, तो जो भागीदारी आधारित नेतृत्व होता है वो एक ऐसी नेतृत्व की शैली है जिसमें कि जो लीडर की निर्णय लेने की प्रक्रिया है उसमें वो समूह के सारे जो सदस्य होते हैं उन सबको शामिल करता है, और इसको डेमोक्रेटिक लीडरशिप या फिर लोकतांत्रिक नेतृत्व भी कहा जाता है। इसमें लीडर क्या करता है, जो भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, जिम्मेदारियां होती हैं, वो बाकी लोगों के साथ भी शेयर करता है, सबके हिसाब से जो जो जिम्मेदारियां हैं उनको उनकी जिम्मेदारी देता है। ये नहीं कि सारी की जिम्मेदारी खुद ही लिया हो, क्योंकि जब बर्डन बढ़ जाएगा तो फिर किसी भी काम को अच्छे तरीके से नहीं किया जा सकता। तो इसी वजह से वो क्या करेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को शेयर करेगा बाकी टीम मेंबर्स के साथ, सजेशंस को एनकरेज करेगा, प्रोत्साहित करेगा, मतलब कि जितने भी टीम मेंबर्स हैं सबको प्रोत्साहित करेगा इस चीज के लिए कि अगर आपका कोई ओपिनियन है, अगर आपका इस सिचुएशन में अगर कोई अच्छा सजेशन है तो आप दे सकते हो। और वो कोलैबोरेटिव ग्रोथ में विश्वास रखता है, मतलब कि सामूहिक विकास में विश्वास रखता है, कि मतलब जब विकास हो तो सिर्फ इंस्टीट्यूट का विकास नहीं होना चाहिए, टीचर का भी पर्सनल और प्रोफेशनल डेवलपमेंट होना चाहिए, बच्चे का इंटेलेक्चुअल और ओवरऑल डेवलपमेंट होना चाहिए, प्रिंसिपल का भी पर्सनल और प्रोफेशनल ग्रोथ होना चाहिए। तो ये सारी चीजों को वो ध्यान में रखते हुए भी अपनी जो लीडरशिप की क्वालिटी है वो मतलब करता है। ठीक है, तो ये होता है आपका पार्टिसिपेटिव लीडरशिप। सिंपली अगर समझे तो जो पार्टिसिपेटिव लीडरशिप होती है, पहला टर्म आपका कि इसको डेमोक्रेटिक या लोकतांत्रिक नेतृत्व भी कहा जाता है। दूसरी चीज, जब भी कोई डिसीजन मेकिंग की चीज होती है, निर्णय लेने की चीज होती है, तो हर एक टीम मेंबर को शामिल करता है। तीसरी चीज, वो कोलैबोरेटिव ग्रोथ, मतलब हर एक मेंबर का ग्रोथ होना चाहिए, हर एक मेंबर का विकास होना चाहिए, इस चीज पर देता है। और वो हर एक व्यक्ति को उनके सजेशंस और ओपिनियंस को बताने के लिए प्रोत्साहित करता है और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को सबके साथ शेयर करता है कि जो अपनी अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से, अपनी अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से हर कोई जिम्मेदारी ले, जिससे कि हर किसी व्यक्ति के अंदर जो उनकी फुल पोटेंशियल है, जो उनकी क्षमता है, वो बाहर निकल सके, वो पहचान सके कि हाँ हमारे अंदर ये पोटेंशियल था। ठीक है, ये होता है पार्टिसिपेटिव लीडरशिप आपका। पार्टिसिपेटिव लीडरशिप क्या करता है, टीम यूनिटी को मजबूत करता है, टीम की एकता बनी रहे, कोलैबोरेशन को बढ़ावा देता है, बता दिया, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो मतलब कि इन सब चीजों को मजबूत करता है, टीम की एकता को मजबूत करता है, कोलैबोरेशन को सपोर्ट करता है, सहयोग को सपोर्ट करता है और जिम्मेदारी को मजबूत करता है। जिम्मेदारी मजबूत करने का मतलब क्या हुआ, सबको जब अपनी अपनी जिम्मेदारी मिलेगी तो वो काम जो है वो परफेक्ट तरीके से हो पाएगा। स्कूल्स वगैरह में जो इस तरीके की लीडरशिप होती है वो लोगों में डेमोक्रेटिक कल्चर को बढ़ावा देती है। डेमोक्रेटिक कल्चर, लोकतांत्रिक संस्कृति, मतलब हर एक व्यक्ति की जो आवाज है, हर एक व्यक्ति के जो ओपिनियंस है, हर एक व्यक्ति की जो नीड्स है, हर एक व्यक्ति को जो स्ट्रेंथ्स है, उन सब चीज जो है वो लीडर के लिए मैटर करती है और यहां पर कलेक्टिव ग्रोथ एनकरेज होता है। तो डेमोक्रेटिक कल्चर मतलब लोकतांत्रिक संस्कृति का मतलब क्या हुआ, हर एक व्यक्ति की जो ओपिनियंस है, हर एक व्यक्ति का जो आवाज है वो मैटर करता है और कलेक्टिव ग्रोथ जो है ये एनकरेज होती है, मतलब कि हर एक व्यक्ति का विकास होना चाहिए। ठीक है, जो बेस्ट लीडर होता है वो क्या करता है, बाकी के व्यक्तियों में जो उनके अंदर लीडरशिप की क्वालिटी है उसको बाहर लेकर के आता है। तो पार्टिसिपेटिव लीडरशिप के थ्रू ये चीज पॉसिबल है कि
अगर हम हर एक व्यक्ति के स्ट्रेंथ के हिसाब से रिस्पॉन्सिबिलिटीज देंगे, अगर हर एक व्यक्ति के अंदर जो उनकी हर एक व्यक्ति की जो उनकी क्या बोलते हैं उसको थॉट्स हैं, उनके ओपिनियंस हैं, उनके सजेशंस हैं, अगर उनको इंपॉर्टेंस दी जाएगी तो उनका जो बेस्ट है, जो लीडरशिप क्वालिटी है, उन्हीं सजेशंस के थ्रू बाहर निकल करके आएगी। तो अच्छा लीडर वही होता है जो दूसरे के अंदर भी जो लीडरशिप वाले गुण हैं उनको बाहर लेकर के आए। मुख्य विशेषताएं क्या होती हैं पार्टिसिपेटिव लीडरशिप की? कि हर एक व्यक्ति को डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व किया जाता है, निर्णय लेने की जो प्रक्रिया होती है उसमें सबको शामिल किया जाता है। ओपन कम्युनिकेशन को एनकरेज किया जाता है, खुले संवाद को प्रोत्साहित किया जाता है, हर कोई व्यक्ति अपना सजेशन ओपिनियन दे सकता है। ये टीम स्पिरिट मतलब टीम भावना जो होती है और म्यूचुअल रिस्पेक्ट है, इसको बढ़ावा देता है, क्योंकि जब सब कोलैबोरेटिव ग्रोथ हो रहा है, कोलैबोरेटिव ग्रोथ का मतलब ही यही है कि सबके अंदर टीम भावना है और टीम भावना होने से हर एक व्यक्ति का सम्मान कर रहा है, तो इस चीज को बढ़ावा मिलता है पार्टिसिपेटिव लीडरशिप के थ्रू। बिल्ड्स अ सेंस ऑफ ओनरशिप एंड कमिटमेंट, जब हर एक व्यक्ति को जिम्मेदारी मिलेगी तो जिम्मेदारी और प्रतिबद्धता की जो भावना है वो विकसित होगी। लीडर क्या करता है? सुनता है, बाकी लोगों के सजेशंस, ओपिनियंस, थॉट्स, उनकी बातें डिस्कस करता है, डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व करके, और हर किसी के इनपुट को महत्व देता है, हर एक व्यक्ति के जो विचार हैं, जो उनके सजेशंस हैं, उनको इंपॉर्टेंस देता है। तो ये इंपॉर्टेंस है, ये विशेषताएं हैं पार्टिसिपेटिव लीडरशिप की। ठीक है, स्टेप्स क्या है, किस चरण में जो पार्टिसिपेटिव लीडरशिप है वो की जाती है? सबसे पहले प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की जाती है, समस्या की पहचान की जाती है कि क्या समस्या है। समस्या की पहचान के बाद सारे मेंबर्स को इंक्लूड किया जाता है, उनसे डिस्कशन किया जाता है, उनसे चर्चा की जाती है और उनसे सुझाव लिए जाते हैं, सजेशंस लिए जाते हैं। उसके बाद सब लोग जब अपना जो सजेशन है वो देते हैं, जब डिस्कशन हो जाता है, उसके बाद सब लोग का मिलकर के एक फाइनल डिसीजन पर आते हैं, मतलब कि सामूहिक निर्णय लिया जाता है कि सबके हिसाब से जो एक्सेप्टेबल हो वो निर्णय फाइनली लिया जाता है। फिर एग्रीड प्लान जो होता है, जो सहमत योजना बनती है, उसको इंप्लीमेंट किया जाता है, लागू किया जाता है। लागू करने के बाद क्या अच्छा हुआ, क्या भला हुआ, कितना इफेक्टिव हुआ, कितना इफेक्टिव नहीं हुआ, इस चीज पर फीडबैक लिया जाता है और उसका मूल्यांकन किया जाता है। ये स्टेप्स होते हैं आपके पार्टिसिपेटिव लीडरशिप के। स्कूल के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो पार्टिसिपेटिव लीडरशिप जो है किस तरीके से हेल्पफुल है। मान लीजिए पहली सिचुएशन आपकी, प्रिंसिपल क्या करेगा, जो टीचर्स हैं उनको इन्वॉल्व करेगा अगर कहीं भी किसी तरीके के इंप्रूवमेंट प्लान बनाए जा रहे हैं तो। स्टूडेंट्स को कहा जाएगा कि जो उनकी क्लासरूम मेथड्स हैं, जिन मेथड्स के थ्रू उनको क्लास में अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, उन सब्जेक्ट्स पर, उन मेथड्स पर आप फीडबैक दो। जो भी आपके मेथड्स टीचर्स आ करके पढ़ा रही हैं, उन मेथड्स का फीडबैक दो, प्रतिक्रिया दो कि आपको कितना समझ में आ रहा है उन मेथड्स के द्वारा और कितना नहीं समझ में आ रहा है। टीचर्स कोलैबोरेटिवली क्रिएट टाइम टेबल्स एंड इवेंट प्लान्स। जब कोई भी पहली चीज टाइम टेबल बनाना हो, समय सारणी बनानी हो, या फिर किसी भी इवेंट को प्लान करना हो, तो सारे शिक्षक मिल करके पार्टिसिपेट करके उस टाइम टेबल को क्रिएट करते हैं या फिर उस इवेंट को प्लान करते हैं। पेरेंट्स एंड कम्युनिटी आर कंसल्टेड ड्यूरिंग पॉलिसी डिसीजंस। जब कोई भी नीतिगत निर्णय लिया जाता है तो उसमें जो पेरेंट्स होते हैं उनको भी इन्वॉल्व किया जाता है और जो कम्युनिटीज होती हैं उस नीति से रिलेटेड उन कम्युनिटीज के विचार विमर्श करके उनके ओपिनियंस को महत्व दिया जाता है। ठीक है, लिमिटेशंस क्या होती हैं? जो पार्टिसिपेटिव लीडरशिप होती है उनकी कुछ सीमाएं भी होती हैं। डिसीजन मेकिंग स्लो हो जाता है। डिसीजन मेकिंग स्लो क्यों? सबकी राय ले रहे हैं हम, सबसे जो सबके निर्णय लेने की कोशिश कर रहे हैं, सबका जानने की कोशिश कर रहे हैं, उनका क्या ओपिनियन है, उनका क्या सजेशन है, तो इस वजह से जो डिसीजन मेकिंग है वो स्लो हो सकती है। जो फाइनल डिसीजन निकल करके आना है, जो फाइनल निर्णय निकल करके आना है, वो स्लो हो जाती है। क्योंकि मान लीजिए किसी भी स्कूल में 10 टीचर्स हैं, एक प्रिंसिपल है, तो 11 ओपिनियंस हो गए, 11 सजेशंस में एक फाइनल डिसीजन पर आने में टाइम लगेगा क्योंकि सबके सजेशंस लिए जा रहे हैं। कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो सकते हैं क्योंकि बहुत सारे ओपिनियंस है, हर कोई चाहेगा कि मेरे ओपिनियन है उसको बढ़ाओ, मतलब इंपॉर्टेंस दी जाए।
अगर कोई इमरजेंसी टाइम आ जाए, अगर इमरजेंसी सिचुएशन आ जाए, टाइम बाउंड सिचुएशन आ जाए, ऐसी कोई समस्या आ जाए जहां पर समय कम हो, तो उसके लिए जो पार्टिसिपेटिव लीडरशिप है वो सुटेबल नहीं है, क्योंकि उस स्थिति में हर एक व्यक्ति के जो ओपिनियंस हैं वो बैठ करके नहीं सुने जा सकते, हर किसी का सजेशन नहीं लिया जा सकता है, क्योंकि उस सिचुएशन के हिसाब से जो एक्यूरेट होगा वो लीडर को खुद से ही डिसीजन लेना पड़ेगा। तो वहां पे पार्टिसिपेटिव लीडरशिप जो है वो काम नहीं आती है। डिस्ट्रीब्यूटिव लीडरशिप क्या होती है? वितरित नेतृत्व क्या होता है? एक ऐसे तरीके की लीडरशिप है, लीडरशिप की एक ऐसी अप्रोच है जहां पर जो लीडरशिप टास्क होते हैं और जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं उन सबको बाकी के लोगों के साथ शेयर किया जाता है, जैसे कि जो कम्युनिटी वगैरह हैं उन सब के साथ मिलकर के किया जाता है, ना कि जो केवल एक पर्सन है, जैसे कि केवल प्रिंसिपल है, बस केवल उसी तक लिमिटेड है, सारी की सारी जिम्मेदारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज सब उसी के हाथ है। ठीक है, किस चीज पर ये फोकस करता है जो डिस्ट्रीब्यूटिव लीडरशिप होता है? कोलैबोरेटिव लीडरशिप पर फोकस करता है, जो हर एक व्यक्ति की स्ट्रेंथ है, किसी भी चीज में जिस व्यक्ति की जो एक्सपर्टीज है उन सब चीजों को इन्वॉल्व किया जाता है। मतलब कि जिस व्यक्ति की जिस चीज में स्ट्रेंथ होगी उस हिसाब से उस एबिलिटी दी जाएगी, उस हिसाब से उसको टास्क दी जाएगा, ना कि सारा का सारा काम सिर्फ प्रिंसिपल हैंडल करेगा। तो ये किस चीज पर फोकस करता है? कोलैबोरेटिव लीडरशिप। ये आपका जो डिस्ट्रीब्यूटिव है, पार्टिसिपेटिव है, ऑलमोस्ट सेम होता है, लेकिन इसमें ज्यादा रोल आपका जो है वो प्रिंसिपल का ही होता है। मतलब कि ऑलमोस्ट ये सेम रिस्पॉन्सिबिलिटीज वगैरह सब ली जा रही हैं, वो सब आपस में ली जा रही हैं, सबके स्ट्रेंथ और ओपिनियंस को मैटर दिया जा रहा है। तो ये सब चीजें कुछ चीजें हैं जो डिस्ट्रीब्यूटिव लीडरशिप में कॉमन है पार्टिसिपेटिव के साथ। ये मॉडर्न और इफेक्टिव अप्रोच है। पहली चीज मॉडर्न है, दूसरा प्रभावी है। क्यों? क्योंकि ये कलेक्टिव विजडम को प्रमोट करता है। हर एक व्यक्ति का जो ज्ञान है उसको इंपॉर्टेंस दिया जाता है, हर एक व्यक्ति को उनकी स्ट्रेंथ और उनकी कैपेबिलिटी के हिसाब से रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, हर एक व्यक्ति को एम्पावर करने की कोशिश की जाती है, जिससे कि जो स्कूल का डेवलपमेंट है वो भी बढ़िया होता है और बच्चों का जो लर्निंग आउटकम है, जो कुछ भी उन्होंने सीखा है उसका जो परिणाम आता है वो भी बढ़िया निकल करके आता है। इसलिए डिस्ट्रीब्यूटिव लीडरशिप को बेस्ट माना जाता है। लीडरशिप का मतलब ये नहीं होता है कि केवल एक हीरो रहे, पर लीडरशिप का मतलब ये होता है कि बहुत सारे उसमें कंट्रीब्यूटर्स रहे। नेतृत्व एक नायक की नहीं बल्कि अनेक योगदानकर्ताओं की बात है। की कैरेक्टरिस्टिक्स, मुख्य विशेषताएं क्या है इसकी? कि लीडरशिप जो है इसमें वो शेयर्ड होती है, ना कि इंडिविजुअल किसी एक व्यक्ति तक सीमित होती है। ये टीम वर्क को एनकरेज करती है और कोलैबोरेशन को बढ़ावा देती है। अलग अलग जो मेंबर्स हैं, अलग अलग जो सदस्य हैं, उनकी एक्सपर्टीज का, उनकी विशेषज्ञता का उपयोग किया जाता है। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्ड होती है, इसमें सामूहिक जिम्मेदारी का निर्माण होता है। फ्लेक्सिबल और डायनेमिक स्ट्रक्चर होता है डिस्ट्रीब्यूटिव लीडरशिप का, मतलब कि लचीला और गतिशील नेतृत्व का जो स्ट्रक्चर है वो होता है वितरित नेतृत्व का। स्कूलों में इसकी क्यों जरूरत है? डिस्ट्रीब्यूटिव लीडरशिप का यूज स्कूल में किस तरीके से है? जब कोई कॉम्प्लेक्स एजुकेशनल चैलेंज होता है, मतलब कि शिक्षा से रिलेटेड जो इंस्टीट्यूशन है उस इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड किसी तरीके की कोई समस्या आ रही है, जटिल समस्या आ रही है, तो उससे निपटने में आसानी हो जाती है। क्योंकि हम क्या करते हैं, हाँ मतलब पार्टिसिपेटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव इन दोनों में आप जो डिफरेंस है वो एक डिफरेंस ये ले सकते हो कि पार्टिसिपेटिव में जो ओपिनियंस और सजेशंस होते हैं वो सबके ओपिनियंस और सबके सजेशंस को महत्व दिया जाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी शेयर की जाती हैं, पर फाइनल डिसीजन जो होता है वो मेन जो लीडर होता है वो उसी का होता है। लेकिन जो डिस्ट्रीब्यूटिव लीडरशिप होती है उसमें हर किसी को इन्वॉल्व किया जाता है, हर किसी को, मतलब ये समझ लीजिए कि हर एक व्यक्ति लगभग लीडर होता है, हर एक को थोड़े थोड़े उनकी एक्सपर्टीज के हिसाब से, उनकी स्ट्रेंथ के हिसाब से वहां का लीडर उनको बना दिया जाता है। ठीक है। टू प्रमोट डेमोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग, डिस्ट्रीब्यूटिव लीडरशिप का स्कूल में और क्या यूज है? जो लोकतांत्रिक निर्णय होते हैं उसको, उसकी प्रक्रिया, लोकतांत्रिक निर्णय लेने की जो प्रक्रिया होती है उसको बढ़ावा दिया जाता है। जो स्टाफ के हर एक व्यक्ति की जो स्ट्रेंथ है उसको यूटिलाइज किया जाता है। एक ही पर्सन पर सारी की सारी डिपेंडेंसी रहे, इस चीज को रिड्यूस किया जाता है, कम किया जाता है कि एक ही व्यक्ति पर सारी निर्भरता बनी रहे। ठीक है।
स्कूल के संदर्भ में मान लीजिए, अब यहां से आपको डिफरेंस समझ में आएगा। वहां पर क्या किया जाता है पार्टिसिपेटिव में कि लोगों के ओपिनियन सजेशंस लिए जाते हैं, पर फाइनल डिसीजन मेन हेड लेगा। अब यहाँ पे क्या है, जो सब्जेक्ट वाइज कमिटीज बनी है, जैसे कि मान लीजिए ये फिजिक्स है, ये केमिस्ट्री है, ये मैथ्स है और ये बायोलॉजी है, इन सब की अलग अलग कम्युनिटी बनाई गई है। अब हर एक सब्जेक्ट में जिस टीचर की एक्सपर्टीज होगी, उसमें विशेषज्ञता होगी, उस व्यक्ति को वहां का लीडर बना दिया जाएगा उस कम्युनिटी का। अब यहाँ पे प्रिंसिपल क्या बर्डन क्या है, क्या कम हो गया, प्रिंसिपल के ऊपर पूरा लीडरशिप का बोझ नहीं है, यहां पर उस सब्जेक्ट टीचर को लीडर बना दिया जो कि उस सब्जेक्ट में एक्सपर्टीज था, विशेषज्ञ था। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है पार्टिसिपेटिव में। मतलब जो पार्टिसिपेटिव होती है उसमें बाकी सारे मेंबर्स पार्टिसिपेट तो करते हैं पर फाइनल डिसीजन नहीं लेते हैं, लेकिन अगर डिस्ट्रीब्यूटिव की बात करें तो वहां पर जो मेन मेंबर होता है, जैसे मान लीजिए आपका प्रिंसिपल है, वो बाकी की सारी जो पॉलिसीज होंगी, कमिटीज होंगी या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, उसमें उस पर्टिकुलर विशेषज्ञता के हिसाब से उस व्यक्ति को ही वहां का लीडर बना देगा। मतलब कि कह सकते हैं एक बड़ा लीडर, बाकी छोटे छोटे लीडर्स होते हैं और सिचुएशन के हिसाब से। ठीक है, तो जो विषय समिति होती है उसका नेतृत्व कौन करता है, शिक्षक करता है। जैसे कि क्लास में अगर डिसिप्लिन मेंटेन करना हो या फिर कोई एक्टिविटी प्लान करनी हो तो वहां पे टीचर जो है वो रोल नहीं प्ले करेगा। टीचर क्या करेगा, स्टूडेंट्स को कह देगा कि तुम डिसिप्लिन मेंटेन करो। किस तरीके से, उनको मॉनिटर बना देगा या फिर उनको हेड बना दिया जाएगा। तो मॉनिटर या हेड बनाने से क्या होगा, अब रिस्पॉन्सिबिलिटी उस बच्चे के ऊपर आ गई डिसिप्लिन को मेंटेन रखने की। तो यहाँ पे लीडर कौन हो गया, वो बच्चा हो गया जिसको मॉनिटर या हेड बनाया गया है। कोई एक्टिविटी प्लान की जा रही है तो उसमें स्टूडेंट्स को कह दिया गया कि तुम इस एक्टिविटी की प्लानिंग करो, जो जैसे होगा हमको बता देना। ठीक है, तो छात्र अनुशासन और गतिविधियों की योजना में भाग लेते हैं। जो हेड टीचर होता है वो लीडरशिप कोऑर्डिनेटर्स और मेंटोर्स को दे देता है। मतलब कि जो प्रधानाध्यापक होता है वो जो बाकी उसके समन्वयक होते हैं या मेंटोर्स होते हैं उनको नेतृत्व का काम सौंप देता है। पेरेंट्स आर इन्वॉल्व इन स्कूल गवर्नेंस कमिटीज। जो स्कूल गवर्नेंस कमिटीज होती हैं, स्कूल को संचालन करने वाली समितियां होती हैं, उसमें पेरेंट्स को भी इन्वॉल्व किया जाता है। पेरेंट्स को भी हेड बनाया जा सकता है किसी किसी पॉइंट पर आकर के। तो आपका अब आपको समझ में आ गया होगा कि पार्टिसिपेटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव इसमें डिफरेंस क्या होता है। जो पार्टिसिपेटिव लीडरशिप होती है, उसमें हर एक व्यक्ति पार्टिसिपेट करता है अपने ओपिनियंस दे करके, अपने सजेशंस दे करके। और जो डिस्ट्रीब्यूटिव लीडरशिप होती है उसमें हर एक व्यक्ति को सिचुएशन के हिसाब से लीडर बनाया जाता है। मतलब कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है वो सिर्फ ऐसे नॉर्मली नहीं दी जाती, उनको लीडर बना के रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है। तो ये होता है डिफरेंस आपका। इसके लाभ क्या होते हैं, बेनिफिट्स क्या होते हैं, बिल्ड्स ओनरशिप अमंग ऑल स्टेक होल्डर्स। हर एक, जैसे मान लीजिए कोई ग्रुप बनाया, जो सब्जेक्ट आपको सब्जेक्ट कमेटी वाला बताया मैंने, सब्जेक्ट कमेटी में किसी टीचर को हमने लीडर बना दिया। अब वो क्या करेगा, उसके अंदर ओनरशिप की क्वालिटी आ जाएगी। मतलब कि वो सोचेगा कि हाँ वहां का स्वामी वो है, वहां का जो लीडर है वो है, तो ये सारी की सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसकी है, तो उसको वो और बेटर तरीके से मेंटेन करने का काम करेगा। मतलब ये क्या करता है, लोगों में, सदस्यों में, जो टीम मेंबर्स होते हैं उनमें ओनरशिप की भावना को बिल्ड करता है, इनोवेशन को एनकरेज करता है और शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी को बढ़ावा देता है। अब वहां पर जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक टीचर है उस पूरी कम्युनिटी का, उस पूरी कमिटी का, वो क्या करेगा, सोचेगा कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो वो और इनोवेटिव तरीके से और अच्छा काम करने की कोशिश करेगा। मतलब कि यहाँ पर नवाचार को बढ़ावा दिया जा रहा है और शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को तो बढ़ावा मिलता ही है इसमें। ये स्कूल की एफिशिएंसी को इंप्रूव करेगा क्योंकि बच्चे के अंदर भी लीडर की क्वालिटी आ रही है, टीचर को भी लीडरशिप की चीज दी जा रही है, प्रिंसिपल के पास तो है ही। तो इस तरीके से स्कूल की एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस, ये सारी की सारी चीजें इंप्रूव होती हैं। मोटिवेशन को इनहेंस करता है और प्रोफेशनल ग्रोथ को बढ़ावा देता है। समझ में आ गया होगा आपको प्रोफेशनल ग्रोथ को कैसे बढ़ावा दे रहा है। बच्चे के अंदर भी प्रोफेशनल ग्रोथ कर रहा है जब उसको किसी चीज का, किसी एक्टिविटी का हेड बना दिया जाए या फिर क्लास का मॉनिटर बना दिया जाए। जो प्रिंसिपल के ऊपर बर्डन होता है या फिर जो हेड टीचर है उसके ऊपर जो बर्डन होता है उसको बहुत हद तक कम करता है। चैलेंजेस क्या आते हैं,
कोऑर्डिनेशन और कम्युनिकेशन की कमी हो जाती है, समन्वय या संप्रेषण की कमी आ जाती है, रेजिस्टेंस टू डेलीगेशन मतलब कि कार्य सौंपने के प्रति विरोध हो सकता है कि मान लीजिए कहीं पर 3-4 टीचर्स हैं, वो वहां पर उस चीज की जिम्मेदारी लेना चाह रहे हैं, लेकिन किसी और को जिम्मेदारी दी जा रही है, तो वो क्या करेंगे, मना करेंगे कि नहीं, इसकी जिम्मेदारी मुझे चाहिए। मतलब कि जब आप किसी को कार्य सौंप रहे हो तो उस चीज का विरोध होने की संभावना रहती है। पावर स्ट्रगल्स और रोल कंफ्यूजन, अब एक ही जगह पे मान लीजिए 3 टीचर है जो कि सब्जेक्ट एक्सपर्टीज है, उस विषय का विशेषज्ञ है, तो फिर क्या होगा, कंफ्यूजन होगा कि ये रोल किसको दिया जाए, हेड का, लीडर का। पावर स्ट्रगल मतलब कि हर एक व्यक्ति चाहता है कि उसके हाथ में पावर हो, वो लीडर बने, उसके हाथ में रिस्पॉन्सिबिलिटी आए। अगर 2-3 लोग ऐसे हैं जो कि पावर चाहते हैं तो पावर स्ट्रगल और रोल कंफ्यूजन होने की संभावना डिस्ट्रीब्यूटिव लीडरशिप में बहुत रहती है। अब आपने क्लास में किसी बच्चे को मॉनिटर बना दिया, टीचर की मान लीजिए फेवरेट है इस वजह से या किसी भी वजह से बना दिया, अब बाकी के बच्चे जो हैं उनको होगा कि मुझे क्यों नहीं बनाया, मेरे अंदर कोई कमी थी क्या, या फिर मैं भी तो मॉनिटर बन सकता था। तो इस तरीके से पावर स्ट्रगल या रोल कंफ्यूजन हो सकता है। तो इस वजह से प्रॉपर ट्रेनिंग और सपोर्ट सिस्टम की जरूरत पड़ती है इसमें। अब आपका 4th टाइप का है लास्ट, इंस्ट्रक्शनल लीडरशिप, निर्देशात्मक नेतृत्व क्या होता है। जो इंस्ट्रक्शनल लीडरशिप होती है वो एक ऐसी लीडरशिप अप्रोच है जहां पर जो मेन फोकस होता है, मुख्य फोकस जो है वो टीचिंग और लर्निंग पर होता है। मतलब कि यहाँ पर जितनी भी लीडरशिप वाले काम किए जाते हैं, जिस भी चीज को लीड किया जाता है, वो मेनली टीचिंग और लर्निंग से रिलेटेड होता है, मतलब कि शिक्षण और अधिगम से संबंधित होता है। लीडर इसमें मोस्टली स्कूल का प्रिंसिपल या फिर हेड टीचर ही होता है। मान लीजिए कहीं पर कोई मतलब कि जो अधिगम का या फिर शिक्षण का जो क्वालिटी है, शिक्षण की क्वालिटी है, शिक्षण की जो गुणवत्ता है वो इंप्रूव करनी है, या फिर बच्चों की जो उपलब्धियां हैं, अचीवमेंट्स हैं, उनको बेटर करना है, तो इन सब चीजों के लिए जो लीडर है, स्कूल प्रिंसिपल या हेड टीचर, वो एज अ गाइड काम करता है, मार्गदर्शक का काम करता है, फैसिलिटेटर का काम करता है, सुगमकर्ता का काम करता है, या फिर एकेडमिक सपोर्टर का काम करता है, मतलब कि अकादमिक सहयोगी के रूप में कार्य करता है। तो ये होता है इंस्ट्रक्शन। इसका आप कीवर्ड याद रखिए, मेनली टीचिंग लर्निंग पर इसमें फोकस किया जाता है। तो टीचिंग लर्निंग से ही रिलेटेड सब कुछ होता है, मतलब कि टीचिंग क्वालिटी, टीचिंग मेथड, इन सब चीजों को इंप्रूव करना हो, या फिर बच्चों की लर्निंग से रिलेटेड कोई अचीवमेंट से रिलेटेड संबंधित कोई चीज हो, तो उसमें जो स्कूल प्रिंसिपल होगा वो गाइड करेगा, फैसिलिटेट करेगा और एकेडमिक सपोर्ट देगा। जो इंस्ट्रक्शनल लीडरशिप होती है वो इफेक्टिव स्कूल फंक्शनिंग का कोर होता है। मतलब कि जो निर्देशात्मक नेतृत्व होता है वो स्कूल का जो संचालन है वो प्रभावी रूप से हो पाए, तो उसके लिए मूल आधार होती है इंस्ट्रक्शनल लीडरशिप। जो स्कूल का लीडर होता है वो किस चीज पर फोकस करता है, टीचिंग पर, शिक्षण पर, लर्निंग पर, अधिगम पर, टीचर्स का सपोर्ट, इसके ऊपर स्टूडेंट के आउटकम्स, जो छात्रों का जो परिणाम आ रहा है सीखने का वो कैसा आ रहा है, तो ये सारी चीजों पर वो ध्यान देता है, इन सब चीजों पर फोकस करता है, और फोकस करने के बाद ऐसा काम करता है जिससे कि एकेडमिकली स्ट्रांग हो सके और जो लर्निंग एनवायरनमेंट है वो डायनामिक हो सके। मतलब कि जो अधिगम का वातावरण है, स्कूल का वातावरण है अधिगम से रिलेटेड, वो मजबूत हो सके और सक्रिय हो सके। तो इस तरीके के एनवायरनमेंट का निर्माण करता है। मुख्य विशेषताएं क्या होती हैं इसकी, ये मेनली आपका एकेडमिक एक्सीलेंस पे फोकस करता है कि जो एकेडमिक से रिलेटेड जो चीजें होती हैं उनमें उत्कृष्टता है, चाहे टीचर की हो चाहे स्टूडेंट की हो, चाहे टीचर की पढ़ाने के लिए हो चाहे स्टूडेंट की सीखने के लिए हो। टीचर का सपोर्ट करता है इंस्ट्रक्शनल गोल्स में, मतलब कि शिक्षकों को जो शिक्षण के लक्ष्य हैं उसको बनाने में सहायता प्रदान करता है। मतलब कि किस ऑब्जेक्टिव के साथ आप पढ़ा रहे हो, इस चीज को पढ़ा रहे हो तो बच्चे का कैसा डेवलपमेंट होना चाहिए। तो इस तरीके के जो शिक्षण के लक्ष्य होते हैं कि बच्चे के एटलीस्ट 50% आने चाहिए, एटलीस्ट 90% आने चाहिए, ये वाला ग्रेड ही आना चाहिए, नहीं तो बी ग्रेड ही आना चाहिए, सी ग्रेड के कुछ इंस्ट्रक्शनल गोल्स होते हैं जिसमें टीचर की सपोर्ट की जाती है। डेटा यूज करके डिसीजंस लिए जाते हैं कि अगर बहुत सारे बच्चे हैं क्लास के, उन सबके 30% आ रहे हैं, तो इसका मतलब जो टीचर है वो अच्छी तरीके से मेथड्स का यूज नहीं कर रहा है, तो उस टीचर को रिप्लेस किया जाएगा एक दूसरे टीचर पर। मतलब कि जो डेटा है उसका यूज किया जाएगा डिसीजंस लेने के लिए। इससे क्या होता है, लगातार प्रोफेशनल डेवलपमेंट होता है, तो सतत व्यावसायिक विकास को बढ़ावा मिलता है। सेट्स क्लियर एक्सपेक्टेशंस फॉर टीचिंग, शिक्षण के लिए स्पष्ट अपेक्षाएं निर्धारित करता है इंस्ट्रक्शनल लीडरशिप। मेन फंक्शन क्या होता है इसका, मेन काम क्या होता है निर्देशात्मक नेता का,
इंस्ट्रक्शनल लीडर का क्या करता है, क्लासरूम टीचिंग को ऑब्जर्व करेगा, जो कक्षा में शिक्षण चल रहा है उस शिक्षण का निरीक्षण करेगा। टीचर जनरली जो प्रिंसिपल होते हैं वो क्लास चल रही होती है तो एक बार राउंड लगा करके चले जाते हैं, तो क्या कर रहे हैं वो क्लासरूम टीचिंग का ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं। टीचिंग को इंप्रूव करने के लिए लगातार फीडबैक प्रोवाइड करते हैं, ये इंस्ट्रक्शनल लीडर का काम होता है। करिकुलम को, जो पाठ्यक्रम है उसको अधिगम का परिणाम कैसा आ रहा है उसके अनुसार संरेखित करता है। जो वर्कशॉप्स हैं और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं उनको ऑर्गेनाइज करता है जिससे कि टीचर को मेथड्स के बारे में अवेयर किया जा सके। एनकरेजेस यूजेस ऑफ इनोवेटिव मेथड्स, नवाचारी शिक्षण विधियों का उपयोग किया जा सके इसके लिए प्रेरित करता है। ये सब कुछ काम होते हैं आपके इंस्ट्रक्शनल लीडर के। स्कूल के कॉन्टेक्स्ट में देखिए तो इंस्ट्रक्शनल लीडर का क्या काम होता है या फिर क्या करता है। मान लीजिए प्रिंसिपल क्या करता है, पीयर ऑब्जर्वेशन, जो प्रधानाचार्य है वो शिक्षकों के बीच पर्यवेक्षण की व्यवस्था करता है। हेड टीचर ऑर्गेनाइजेस रेगुलर लेसन प्लानिंग सेशन, जो प्रधान शिक्षक होता है वो नियमित रूप से पाठ योजना सत्र आयोजित करता है। यूजेस टेस्ट रिजल्ट्स टू आइडेंटिफाई वीक एरियाज इन स्टूडेंट लर्निंग, टेस्ट वगैरह लिया गया टीचर के द्वारा, अब उस टेस्ट का यूज किया जाएगा, जो टेस्ट का रिजल्ट आया है उस रिजल्ट का यूज करके ये आइडेंटिफाई किया जाएगा कि बच्चे के वीक एरियाज क्या क्या हैं या फिर बच्चे को इंप्रूवमेंट की जरूरत कहां पे आ रही है। तो बच्चों का जो परीक्षा का परिणाम होता है उसके थ्रू विश्लेषण किया जाता है कि कमजोर क्षेत्र क्या है, इसकी पहचान की जाती है। डिजाइन एकेडमिक कैलेंडर टू इंश्योर सिलेबस कंप्लीशन, टाइम पर एग्जाम के टाइम जो पाठ्यक्रम है वो पूरा हो पाए, सिलेबस कंप्लीट हो पाए, इस चीज के लिए एकेडमिक कैलेंडर डिजाइन करता है। ये सब काम क्या करता है इंस्ट्रक्शनल लीडर जो होता है वो, ठीक है। इसके लाभ क्या होते हैं, बेनिफिट्स क्या होते हैं, जो स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स, जो छात्र के अधिगम के परिणाम है उसमें सुधार आता है, इंप्रूवमेंट होती है। जब टाइम टू टाइम ऑब्जर्वेशन किया जाएगा पढ़ाने का। इसके अलावा टीचर को मेथड्स वगैरह को इंप्रूव करने की बात की जाएगी, उनको इनोवेटिव बनाई जाएगी, तो ऑब्वियस सी बात है कि हाई क्वालिटी टीचिंग होगी, उच्च गुणवत्ता वाले शिक्षण को सुनिश्चित किया जाएगा। तो इससे इंस्ट्रक्शनल लीडरशिप से ये लाभ होता है। टीचर का जो इफेक्टिवनेस है वो बढ़ता है, जो शिक्षकों की दक्षता है और आत्मविश्वास है वो बढ़ता है, क्योंकि जहां पे जो कमी आ रही है उनको अगर इंस्ट्रक्ट कर दिया जाए, बता दिया जाए, तो वहां पे वो इंप्रूवमेंट कर लेते हैं। एकेडमिक एक्सीलेंस का जो कल्चर है वो बिल्ड होता है, क्योंकि मेन काम ही हो रहा है टीचिंग लर्निंग के इंप्रूवमेंट पर, उसी पर फोकस करने पर इंस्ट्रक्शनल लीडरशिप में, तो जो एकेडमिक एक्सीलेंस है वो बिल्ड होगा। स्कूल की जो अकाउंटेबिलिटी है, जो जवाबदेही है, उसको मजबूत करता है। तो ये कुछ बेनिफिट्स होते हैं इंस्ट्रक्शनल लीडरशिप के, ठीक है। चैलेंजेस क्या क्या आते हैं निर्देशात्मक नेतृत्व में। सबसे पहले टाइम कॉन्स्टेंट्स ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेटिव वर्कलोड, जब प्रशासनिक काम इतने ज्यादा रहेंगे तो उसकी वजह से समय की कमी होगी, तो इतना ज्यादा ध्यान नहीं दिया जा सकता है वर्कशॉप्स वगैरह कराने पर, या फिर टीचर का जो पढ़ाने का तरीका है उसका ऑब्जर्वेशन करें, टाइम टू टाइम बच्चों के फीडबैक लें, तो इन सब चीजों के लिए बहुत टाइम चाहिए होता है। तो जब अगर जो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्कलोड बहुत ज्यादा हो जाएगा तो फिर समय की कमी की वजह से थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है इंस्ट्रक्शनल लीडरशिप में। तो ये सब चैलेंजेस है। रेजिस्टेंस फ्रॉम टीचर्स टू फीडबैक और चेंज, मतलब कि शिक्षक ही लोग कुछ ऐसे होते हैं जो सुझाव देने से मना कर लेते हैं, या फिर वो किसी तरीके का परिवर्तन या फिर चेंज करने से मना कर देते हैं कि हम तो यही मेथड से पढ़ाते हैं, हम तो यही पढ़ाएंगे, बच्चों को समझ में आ रहा हो चाहे नहीं समझ में आ रहा हो। लैक ऑफ ट्रेनिंग इन इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटेजीज, जो शिक्षण की रणनीतियां होती हैं उसमें ट्रेनिंग ठीक तरीके से नहीं दी जाए, ट्रेनिंग में कमी रह जाए, तो उससे भी इंस्ट्रक्शनल लीडरशिप इफेक्ट हो सकती है। कोलैबोरेशन और ट्रस्ट की जरूरत होती है उसमें, जो कि लोगों से थोड़ा सा कम मिल पाती है टीचर्स से, तो सहयोग और विश्वास की आवश्यकता होती है इसमें। तो ये सब कुछ चैलेंजेस हैं जो कि इंस्ट्रक्शनल लीडरशिप करने में आते हैं। ये था आपका फोर टाइप्स ऑफ लीडरशिप। ये आपका इंपॉर्टेंट है इस यूनिट में। इस जो आपकी ये वाली यूनिट चल रही है, फोर्थ वाली यूनिट चल रही है, उसमें ये सब जो आपके ये 4-5 पॉइंट, हर एक चैलेंजेस, बेनिफिट्स और ये सब करके बताए हुए हैं, इनको बस ऐसे रफली मत पढ़ लीजिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा पूरे अच्छे से, क्योंकि क्वेश्चंस जो हैं वो आपके फैक्चुअल नहीं आते हैं। क्वेश्चंस आपके, अगर आप समझ लोगे कि चैलेंजेस हाँ ये होते हैं, इस सिचुएशन में ये लीडरशिप की जरूरत हो सकती है, तभी आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाओगे।
तो ये आपके टाइप्स थे। अब कल की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे विजन बिल्डिंग एंड गोल सेटिंग, मतलब कि दृष्टिकोण निर्माण और लक्ष्य निर्धारण। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर कोई क्वेरीज वगैरह हो आपकी तो आप उसको कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।